नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। लाल किले के परिसर को किस तरह से उसको लूटा गया, उसकी असमत को किस तरह से लूटा गया, उसको कैसे लहूलुहान किया गया, ये हम सब ने देखा। किस तरह से पुलिस वालों को वहां उठा उठा कर फेंका जा रहा था, उनको डंडे मारे जा रहे थे और पुलिस वाले पग की इज्जत रखते हुए, उस पगड़ी की इज्जत रखते हुए वो चुपचाप इसको सह रहे थे। बचाव में बस आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, वो भी कभी कभार। हम जिस जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे थे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला के परिसर पर, हमने ये देखा कि हमारा किसान हमारे जय जवानों पे डंडे बरसा रहा था। किस तरह से जनतंत्र गणतंत्र की अस्मिता को लूट रहा था, ये सब हमने देखा। किस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया, जगह जगह पे उसको फेंका गया। जहां लाल किले पे जब से हमने आज़ादी ग्रहण की है तब से उस लाल किले पे हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं 15 अगस्त के दिन, जो कि स्वतंत्रता दिवस होता है। वहां पे खालसा पंथ और निशान साहब के झंडे लगाए गए। खालसा राज करेगा ये नारे लगाए गए। बोलो सो निहाल सत्य श्री अकाल के नारे लगाए गए। खालसा की जय, खालसा राज करेगा, राज चलेगा खालसा का, इस तरह के नारे लगाए गए। जो रैलियां निकलनी थी 12:30 बजे से, वो 8 बजे से शुरू हो गई थी और जगह जगह बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, पुलिस वाले पे डंडे बरसाते हुए ये रैली अपने निर्धारित रूट को छोड़ते हुए वो लाल किले तक पहुंची। और लाल किले पे जो तांडव पूरे देश ने देखा, उसका रोष आज पूरे देश में है। आज किसानों के लिए कोई इज्जत नहीं रह गई है। शायद किसान संगठन भी इस बात को समझ गए हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे जो कुछ किसान संगठन जो हैं इस आंदोलन से अपना किनारा कर रहे हैं। चिला बॉर्डर से जो आंदोलन था वो खत्म हो गया है। गाजीपुर बॉर्डर से भी राष्ट्रीय किसान संगठन के नेता जो हैं उन्होंने इस आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने राकेश टिकैत पे आरोप भी लगाए हैं कि राकेश टिकैत इस आंदोलन को गलत दिशा में ले गया। किसान के गन्ने का मुद्दा उठाना था, उसने नहीं उठाया और हम यहाँ डंडे खाने नहीं बल्कि इज्जत के साथ अपनी मांगों को लेकर आए थे और उसे लेकर वापस जाना चाहते थे। ये आरोप राकेश टिकैत पे लगा है। राकेश टिकैत के कुछ ऑडियो और वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें जितनी मासूमियत के साथ वो अपना बचाव कर रहा था राकेश टिकैत, या यूं कहें कि लाल किले का लुटेरा राकेश डकैत, वो उसमें किसानों को उकसाता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ राकेश डकैत ही नहीं बल्कि और भी कई नेता हैं जो किसानों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें चंदोली भी है, जिसमें शिव कुमार कक्का जी भी हैं। और इन सब के बीच जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप संधू बना हुआ है। अब जबरदस्ती वामपंथी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दीप संधू के रिश्ते जो हैं वो बीजेपी के साथ जोड़ने की और एक नई कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो जब विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो कि मशहूर निर्माता निर्देशक हैं बॉलीवुड के, उन्होंने जब दीप संधू पे दिसंबर के महीने में सवाल खड़े किए थे कि आखिर ये कब से किसान नेता हो गया, ये तो एक्टर और सिंगर है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने विवेक अग्निहोत्री को जवाब दिया था कि ये जो भाजपाई हैं वो लोगों को जिंदा नहीं रहने देंगे, किसानों को भी ये कुचल के रख देंगे। ये कैसी बेइज्जती है। एक सिंगर भी है, एक एक्टर भी है और किसान परिवार से बिलोंग भी करता है। किसानों की ये अपमान जो है वो देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसी नरेश बाल्यान के स्टेटमेंट जो हैं, जो ट्वीट हैं, वो 26 जनवरी को बदल जाते हैं। वो कहता है कि इस दीप संधू का रिश्ता जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ है और ये एक सुनियोजित हिंसा है। यही नहीं, दीप संधू के कई वीडियोस भी कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब और ट्विटर हैंडल पे थे,
जिसको कि कांग्रेस ने शेयर किए थे, लेकिन जैसे ही ये बात खुली कांग्रेस ने उन वीडियोस को डिलीट कर दिया। आज हर तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह इस हिंसे का जो हिंसा हुआ है, जिसमें देश की अस्मिता लुटी है, जिसमें गणतंत्र दिवस के इज्जत को तार तार किया गया है, जिसमें हमारे सैनिकों के बलिदान पे को एक नीचा दिखा दिया गया, उसको किसी भी इज्जत के लायक नहीं छोड़ा, उसकी महत्वता को खत्म कर दिया, जिसमें जवानों पर किसानों ने लाठियां बरसाई, उसका रिश्ता किसी न किसी तरह बीजेपी से जोड़ दिया जाए। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के सुरजेवाला गृह मंत्री अमित शाह को सबसे कमजोर गृह मंत्री करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन तथ्य क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। तथ्य ये है कि आम आदमी पार्टी का ये प्रोवोकेटिव आंदोलन था, जिसको शह दे रही थी कांग्रेस, जो उनके स्टेटमेंट से भी आपको साफ साफ नजर आएंगे। योगेंद्र यादव इसका मास्टरमाइंड बन के बैठा हुआ था। वैसे जहां भी हिंसा होती है योगेंद्र यादव वहां पहुंच ही जाता है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे शाहीन बाग हो, या फिर ईस्ट दिल्ली का दंगा, या फिर इस आंदोलन की बात करें, सो कॉल्ड किसान आंदोलन। ये तैयारी पहले से ही कर ली गई थी, क्योंकि ट्रैक्टरों से जिस तरह की तैयारियां निकल रही हैं, शराब से लेकर उस चखना से लेकर रॉड, डंडे और असले बारूद सभी निकल रहे हैं। इसमें 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं और कई जो हैं गंभीर रूप से अभी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं। पत्रकार बिरादरी जो है उसको भी अकाउंटेबिलिटी अपनी सेट करनी होगी। राजदीप सरदेसाई, जो एक किसान के ट्रैक्टर पलट जाने से उसकी मौत हो जाती है, और जिस तरह से उन्होंने पुलिस को लपेटे में लिया और कहा कि दिल्ली पुलिस ने गोली मारकर इस किसान की हत्या कर दी है, ट्वीट किया, संवेदनाएं जताई, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर उनकी मंशा क्या थी और वो किसके साथ थे। जब इतना बड़ा बवाल हो रहा था, हमारे तिरंगे का अपमान हो रहा था, तो राजदीप सरदेसाई आप इस तरह के ट्वीट और इस तरह के स्टेटमेंट कैसे दे रहे थे। अजीत अंजुम जिस तरह से इस पूरे किसान आंदोलन को हवा दे रहे थे और जिस तरह से इसकी नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो साफ नजर आ रहा था कि ये वेंडेटा है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में ये है कि आखिर हमारा देश किधर जाएगा। ये कौन लोग हैं जो हमारे बीच में फूट डालना चाहते हैं। ये जस्टिस फॉर सिख जो कि प्रतिबंधित संगठन है, उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों के ऊपर सरकार तुरंत एक्शन क्यों नहीं ले रही है। राकेश टिकैत जो शुरू से ही उसके कई ऐसे स्टेटमेंट आए जिसमें उसने कहा कि पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम किसी पुलिस को नहीं मानते, ये लाल किला किसी के बाप की नहीं है, किसान वहां जाएगा, किसान अपनी ट्रैक्टर रैली करेगा, वो जिद पे अड़े हुए थे। उनके पीछे क्या मंशा थी, जिस तरह की उनके छिपे हुए बयान जो सामने आ रहे हैं, आखिर वो किस तरह की तैयारियां कर रहे थे और उनके तार किस किस लोगों से जुड़े हुए हैं। गहन जांच के अंदर योगेंद्र यादव भी आने चाहिए। योगेंद्र यादव हर हिंसा का मास्टरमाइंड, जो बाद में मीठी मीठी बोली बोलता है और बच निकलने की कोशिश करता है। एनआईए की तरफ से भले ही नोटिस सर्व हो चुका है, लेकिन आज इस देश का हर एक नागरिक अपने आप को आहत महसूस कर रहा है। वो सिस्टम से सवाल पूछ रहा है कि आखिर हमने क्या दोष किया था कि हमारी भावनाओं को इतना कुचला गया, हमारे तिरंगे का क्यों अपमान किया गया, हमारे गणतंत्र दिवस को क्यों खराब किया गया। आंदोलन करना अधिकार है तो कर्तव्य की परिभाषा कौन रचेगा। ये बार बार न्यायालय की तरफ से जो कहा जाता है कि आंदोलन करना अधिकार है, तो कर्तव्य के क्या अधिकार होंगे, क्या मायने होंगे और एक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा, इसकी परिभाषा कब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, कब इसके ऊपर भी एक
एक्ट बनेगा। इन सब के बीच में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, नोटिस जारी हो चुका है, एनआईए एक्टिव हो चुकी है, एजेंसियां अपने काम पे लग गई हैं। लेकिन जिस तरह से 72वें गणतंत्र दिवस के माहौल को खराब किया गया और विश्व पटल पर भारत के नाम को खराब करने की एक अथक कोशिश की गई, राहुल गांधी जो इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद भी उनके अंदर से कोई मलाल सा नजर नहीं आया, वो अंत तक यही कहते रहे कि ये बिल जो है वो वापस होना चाहिए, ये कानून वापस होना चाहिए, क्योंकि वो यूपीए का वो दौर देखे हुए हैं जहाँ पे कानून जब बन जाता है वो तो देश की धरोहर होता है, जिसको वो प्रेस क्लब जैसे जगह पे जहाँ पे लेफ्ट विंग का एक गढ़ है और यूँ कहें कि शाम होते होते वो शराब खाने में तब्दील हो जाता है, उस जगह पे जाके वो उस ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं, वो भी प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री के गैर मौजूदगी में, वो भी तब जब वो किसी पद पे नहीं होते हैं, वो पार्टी के भी किसी पद पे नहीं होते हैं। शायद राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत उनके बाप दादाओं की जागीर नहीं है, ये भारत देश है जो हर एक नागरिक का गर्व की मातृभूमि है। हर एक नागरिक इस देश का उस पर गर्व करता है। जब तिरंगे की बात आती है तो ना कोई हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना मुसलमान होता है, वो सिर्फ भारतीय होता है और उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। ये वो तिरंगा है जब हमारी सेना के जवान, हमारे सेना के अधिकारी जब इस देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं तो उस तिरंगे में लिपट कर आते हैं और हम उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है राहुल गांधी जी। और आम आदमी पार्टी जिस खालिस्तान के मंसूबे देखकर तुम पंजाब में राज करना चाह रहे हो, ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। ना कनाडा इस देश के भविष्य को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, और ना ही ब्रिटेन। ना किसी खालिस्तानी के मंसूबे आज तक इस देश में कामयाब हुए, ना होंगे, और ना ही कोई पाकिस्तानी पीठ पीछे छुरा बुक कर एक बार फिर इस देश का बंटवारा कर सकता है। सबसे ज़्यादा खुशी अगर इस वाक़ये से किसी को हुई तो पाकिस्तान को हुई। पाकिस्तान लगातार उन विजुअल्स को जहां खालसा पंथ के खालसा राज करेगा इस तरह के जो नारे लगाए जा रहे थे उसको ट्वीट कर रहा था। कई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किए जा रहे थे और उस पे अपनी खुशी जताई जा रही थी। देश के सिखों, आप इस देश पे जब भी आंच आई है, आपने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आप इस देश के रक्षक रहे, आप हिंदुओं के रक्षक रहे हैं। जब हिंदुओं को कुचलने का, दमन करने का सिलसिला मुगलों ने शुरू किया था, तब आपने पग बांधकर उनकी रक्षा की थी, इस देश की अस्मिता की रक्षा की थी। लेकिन आप हम में से एक हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि हर भारतीय को आप पे गर्व है। आप उस पगड़ी की शान को खराब नहीं होने दें। इस देश के तिरंगे के मान सम्मान को बनाए रखें। अभी हाल ही में जब चीन के साथ गलवान घाटी में भारतीय सेना लड़ रही थी तो सिख रेजिमेंट ने अपनी बहादुरी का परचम लहराया था। इस देश में 26 जनवरी 2021 को, जो कि 72वां गणतंत्र दिवस था, उस दिन जिस तरह के तांडव रचे गए, वो भी बाहरी ताकतों के हाथों में कठपुतली बनकर हमारे किसान भाइयों ने, हमारे सिख भाइयों ने जो जिस तरह के इंसिडेंट को अंजाम दिया, आप इससे बचें। बाहरी ताकतें हमेशा भारत पे बुरी नज़र गड़ाए रहती है, लेकिन ये तो हमारी एकता है जो भारत को हमेशा बचाए रखती है, आगे भी बचाए रखेगी।
इस भारत पे हर किसी को नाज है, इस तिरंगे को पे हर किसी को नाज है। और ये जो नाज है, ये जो नतमस्तक वाली एटीट्यूड है, वो आने वाले भी सालों तक, सालों सालों तक, सदियों सदियों तक इसी तरह बरकरार रहेगा। न आम आदमी पार्टी इसमें कामयाब होगी और न ही रवीश बड़खा, राजदीप सरदेसाई और अजीत अंजुम जैसे तुच्छ पत्रकार, ना ही दीप सिंह संधू जैसे ऐसे घटिया कलाकार, और ना ही राकेश टिकैत जैसे डकैत। नमस्कार।